ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले इसकी कुछ बेसिक देखेंगे कि क्या है एटम, है ना, उसका मतलब क्या है। इस चैप्टर का इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एच एंड एवरीथिंग, कुछ पार्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर के। आगे का कुछ लॉज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कैसे हमें पता चला कि एटम भी कुछ होता है, मतलब कैसे ये वर्ड हमारा आज का डिस्कशन बन गया कि व्हाई वी आर स्टडिंग एटम। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एंशियंट एंड ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने हमेशा सोचा कि ना मतलब ओके मैटर है, हमारा जो मैटर है उसका कुछ ऐसा पार्ट भी है जो हम नहीं देख सकते। ऐसा पहले सबसे पहले ये अप्रोच लगाई गई थी एटम तक जाने के लिए कि कुछ पार्ट ऐसा है मैटर का जो हम नहीं देख सकते और जो कि इनडिविजिबल भी है। फिर उसके बाद हमारे जो इंडियन फिलोसोफर है दैट इज कौन, वेरी गुड, महर्षि कन्नाद। महर्षि कन्नाद, उन्होंने मैटर को ना वर्ड दिया था पदार्थ। मैटर को उन्होंने नाम दिया था पदार्थ। महर्षि कन्नाद ने फिर इस चीज को सोचा समझा और उनको बोला कि भाई ये जो पदार्थ है ना, ये बात तो ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो सकता है और इसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। जो महर्षि कन्नाद, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा पदार्थ है, ये फर्दर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकता है। इन्होंने ये चीज को बोला। इसके बाद फिर और स्टडीज करी गई, फिर आगे चीजें और चली। ठीक है, महर्षि कन्नाद तो अपना बता के चले गए और महर्षि कन्नाद ने वन मोर थिंग जो आप नोट करोगे कि महर्षि कन्नाद ने बोला था कि भाई ये जो हमारा मैटर है, ये पदार्थ है, ये डिवाइड होकर के कुछ पार्टिकल्स में डिवाइड होता है जिनको उन्होंने नाम दिया था बच्चों परमाणु। ठीक है, क्या नाम दिया था, परमाणु। कि भाई एटम है, मैटर भी हमारा डिवाइड कर सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। महर्षि कन्नाद ने उनको नाम दे दिया था परमाणु। परमाणु के बाद ये सारी चीजें चली, फिर और फिलोसोफर आए। फिर हमारे आए थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस एंड हमारे ल्यूसिपस, उन्होंने भी फर्दर इनकी थ्योरी को देखा। महर्षि कन्नाद की थ्योरी को उन्होंने देखा कि यस ही इज राइट, वो ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा मैटर है वो किसी, अगर हम अपने मैटर को डिवाइड करने लगे, अगर हमारा कोई भी मैटर, लेट्स सपोज आई विल टेक वुड, सपोज करो हमने वुड ले लिया, वुड अगर मैटर है तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने बोला था कि अगर आपका जो वुड है, अगर आप इस मैटर को डिवाइड करने लग गए ना, तो आप एक ऐसे सब, मतलब इसको डिवाइड करते रहोगे। मान लो ये वुड का पीस था, इसको डिवाइड करा, ये दो पीस में डिवाइड हो गया, इसको फर्दर डिवाइड करा, फिर ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया, फिर लास्ट में एक इतना छोटा पॉइंट बच जाता है। मतलब आप अपने मैटर को डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाओगे कि जो आपका जो लास्ट पॉइंट बचेगा ना, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ये चीज बोली थी हमारे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने कि आप अपने मैटर को लीजिए और मैटर को जब आप डिवाइड करोगे तो वो एक डिवाइड करते 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 आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे, ठीक है, आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जब आपका मैटर डिवाइड नहीं करेगा। और डेमोक्रिटस ने उस पॉइंट को, उस छोटी सी चीज को जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, उसको नाम दिया बच्चे एटम। ठीक है, सबसे पहले रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आए थे महर्षि का, पहले तो थ्योरीज चलती रही थी
किन्हीं ने बोला, हमारे ग्रीक फिलोसफर्स ने बोला कि भाई कुछ ऐसी चीज है मैटर के अंदर जो हम नहीं देख सकते। ओके, उसके बाद हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्नाड जी ने बोला कि भाई जो ये मैटर है, उनको उन्होंने पदार्थ बोला था, कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे आप क्या बोलते हैं, परमाणु। ओके बच्चों, फिर इसके बाद और स्टडीज और थियरीज लिखी गई। फिर महर्षि कर्नाड के बाद आए डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने ढंग से बताया कि भाई जैसे वुड है, वो अगर आप एक एग्जाम्पल दे, मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि जो वुड है वो एक मैटर है, वो अगर वुड आपका मैटर, अगर आप उसको डिवाइड करने चलोगे तो आप डिवाइड करते चले जाओगे और आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और उस मैटर के उस पार्ट को जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, डेमोक्रिटस ने उनको नाम दिया एटम। तो आप सभी बच्चे एटम का डेफिनेशन लिखेंगे, स्मॉलेस्ट सब यूनिट, या फिर बोलो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, सबसे छोटी और जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एंड अनसीन, जिसको आप देख भी नहीं सकते, इनविजिबल, एंड इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे एटम का, सबसे छोटा, डिवाइड नहीं हो सकता अब फर्दर, और इनविजिबल, देख भी नहीं सकते हो आप उसको। ठीक है, वो पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको आप सिर्फ, वो इतना छोटा पार्ट है मैटर का, इतना छोटा पार्ट है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, और उसकी जो, जब हम उसको देखेंगे तो हम अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सी एटम। जैसे बायोलॉजी में हमारा जो बॉडी होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है बच्चों, सोचो 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 सोचो, यस वेरी गुड, सेल, है ना। हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सेल। ठीक है, सिमिलरली मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, एंड यू कैन नेवर एवर सी द सेल। आप कभी भी सेल को नहीं देख सकते, आप ना कभी एटम को भी देख सकते हो। समझ आ गया यहां तक? गुड, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नोट कीजिए। नाउ अब पता है क्या हुआ था बाद में, अब बाद में ये हुआ था जब 18th सेंचुरी का एंड आने लगा तो साइंटिस्ट लोगों ने और डिस्कवरीज करी। उन्होंने सोचा कि भाई, मतलब उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और वो कैसे एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। फिर ये सारी चीजें आई। सब क्या हुआ, जब हमारी 18th सेंचुरी का एंड आया, इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है, बिल्कुल एंड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ बच्चों, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एलिमेंट को देखा, उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में जाना। ठीक है, उन्होंने कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीजों के बारे में जाना। तो अभी तो मैं आप लोगों को, मतलब इस चैप्टर में हम आगे भी मॉलिक्यूल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो दैट मैं अभी आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया दे देती हूँ क्या है। देखो बच्चे, कोई भी आप लेट्स सपोज कोई मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स ना सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, या फिर आप बोल दो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स इज जस्ट एटम। एलिमेंट कुछ नहीं है, एक एटम है। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया वाटर, आप सभी पढ़ते आ रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल है। आपने क्यों बोला इसको वाटर को मॉलिक्यूल? देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये मतलब, चलो वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक वाटर है, वाटर, ठीक है, ये वाटर है, मान लो ये ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैं बार बार ये एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने से, आप इसको समझ सकते हो। मैंने वाटर ले लिया, ठीक है बच्चों, इस ग्लास ऑफ वाटर, ये वाटर क्या है, मैटर, बिल्कुल सही बात है। और ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से। तो मैंने बोल दिया वाटर का मॉलिक्यूल H2O से बना हुआ है मिलके, मतलब बहुत सारे H2O, ये हर एक रेड डॉट क्या है, बहुत सारे H2O आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पानी। और वाटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, मॉलिक्यूल को भी आप नहीं देख सकते हो, मैं पहले बता देती हूँ। ये ग्लास ऑफ पानी है, ये वाटर है, वाटर मैटर है, मैटर का ये स्मॉलेस्ट यूनिट को कौन है, ये वाटर का मॉलिक्यूल।
ठीक है। अब ये जो पानी का एक छोटा सा मोलिक्यूल है ना बच्चों, ये किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन एटम से। कितने हाइड्रोजन आपको? दो दिख रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम एंड एक ऑक्सीजन का एटम। तो हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलके बना हुआ है हमारा वाटर का एक मोलिक्यूल। तो ये जो H है, ये जो O है ना बच्चों, ये क्या है? एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये होता है आपका एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने एलिमेंट्स को? एलिमेंट्स कुछ नहीं है, हमारा जितने भी मॉलिक्यूल, देखो एटम, देखो हाइड्रो, अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, या तो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम। तो एटम और एलिमेंट, इन दोनों में कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। एलिमेंट क्या है? मतलब जो हमारा वाटर एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये भी एक छोटी इकाई से, एक छोटे टर्म से बनके बना हुआ है। किन से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ऐसे हुआ होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई होगी और हमारा वाटर बन गया होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ रिएक्शन हुई होगी और हमारा वाटर बन गया होगा। तो यही होता है एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल। तो ये H क्या है? एक एलिमेंट है। ये एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम क्या है? ये भी एलिमेंट्स है, लेकिन ये क्या है? मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट एंड एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, कोई एक एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। ये बात ध्यान रखना मेरी हमेशा, कि एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे। एक एलिमेंट, मान लो लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है, मान लो मुझे वाटर बनाना है, तो मान लो ये एक एलिमेंट है, किसका? ये ब्लैक मार्कर किसका एलिमेंट है? लेट्स सपोज ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ऑक्सीजन के एलिमेंट से मान लो ये रेड आपका ये वाला किसका एलिमेंट है? लेट्स सपोज हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और एक नई स्पीशी बना लेंगे ऐसी, जिसे हम बोलते हैं वाटर। तो क्या हुआ? एलिमेंट से कंबाइन हुआ, उसने एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसीलिए हम बोल पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, कि जो एलिमेंट्स, क्या समझे आप? जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कंफ्यूज कर जाओ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? कार्बन के एलिमेंट से प्लस ऑक्सीजन के एलिमेंट से बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन के एलिमेंट से ऑक्सीजन के एलिमेंट से बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर बोल दो कार्बन के एटम या ऑक्सीजन के एटम, या क्या बोल सकते हैं? कार्बन का एलिमेंट या ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलके CO2 का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो ये जो CO2 एज अ होल क्या है? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट और एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल को हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एटम्स को हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो अभी तक आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारी महर्षि कन्नाद ने आगे बता दिया, फिर डेमोक्रिटस ने उनको एटम नेम कर दिया, फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे एटम, एक सिंगल एटम को हम एलिमेंट बोल सकते हैं, एक सिंगल एटम को आप एलिमेंट बोल सकते हो। जैसे सोडियम का एटम है, आप उसको सोडियम का एलिमेंट भी बोल सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को और भी डिटेल में आपको। और अभी तो जैसे स्टार्टिंग है इस चैप्टर तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आगे डिटेल में जो पूरा चैप्टर एंड कर लेंगे तब आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो क्या बताया उन्होंने? लेट 18th सेंचुरी में हमें ये पता चला कि भाई जो एटम है उसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हो, और एलिमेंट आपस में जुड़ के वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो ये लेट 18th सेंचुरी में पता चला कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्स होके आपस में रिएक्शन करके आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। Isn't it? So note it down. अब देखो, अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये चीज़ हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट आपस में एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होता है? अभी बताया था। वेरी गुड। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको क्या बोल सकते हो? कि एटम भी बोल सकते हो। ऐसे हम कह देते हैं एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ।
जो एटम होते हैं ना उनके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम यूं नहीं है, एटम एक ऐसा पार्ट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये हम आगे पढ़ेंगे इस सेगमेंट में, ठीक है। इसी चैप्टर में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि जो एटम होता है वो भी बहुत सारी, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये है छोटा पैकेट विद बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये एटम एक छोटा पैकेट होता है लेकिन इसके अंदर बहुत धमाके होते हैं अंदर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो आप बहुत इंटरेस्टिंगली आप लोगों को ये चीजें समझ आएगी। चलो ओके, आगे बढ़े। ओके देन, एलिमेंट एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है, ये चीज हमें समझ में आ गई। ओके, अब देखो ये एलिमेंट एक एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो कैसे कंबाइन करता है, इनके ना लॉज होते हैं बच्चों, ठीक है। इन के लॉ होते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे चीजें कंबाइन करती हैं सबके अंदर। तो हम पढ़ेंगे अब लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क पेपर में क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल मतलब कुछ कंपाउंड होगा और उसकी कंपोजिशन का कोई लॉ निकालेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये जो लॉज थे ना बच्चे, ये एक साइंटिस्ट ने दिए थे 1790 के अंदर, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी ए डॉट लेवोजियर। और एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। 1790 के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोजियर, उन्होंने कुछ लॉज बताए कि कैसे एलिमेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना देता है, कैसे एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्होंने अपने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन दिए। किसने, 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन किन साइंटिस्ट ने दिए थे, तो रिमेंबर दैट, एंटोनी लेवोजियर। किसने, एंटोनी लेवोजियर। किसने, एंटोनी लेवोजियर ने। और इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ही हैज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, अपने नोट्स में लिख रहे हो ना, जहां पे नोट्स बना रहे होगे, वेरी गुड, तो आप उसमें अपना एक पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन किसने दिए थे, एंटोनी लेवोजियर ने। क्या है ये लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, या फिर आप बोल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये बता रहा है कि मैटर कंजर्व रहता है, ओके, ठीक है। इससे आप क्या समझ पा रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ मैटर मतलब क्या चीज है ये। इस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के पहले लॉ जो बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, बोलो बोलो, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या कि भाई कंजर्वेशन मतलब कुछ कंजर्व है, क्या चीज है, मैटर है। तो क्या समझ पा रहे हो आप इससे, एक सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी चीज से हम समझते हैं कि लेट सपोज ए कोई एटम है, सपोज करो, या फिर बोलो कोई ए एलिमेंट है, उसने बी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करी, ठीक है। ए ने किसी बी के साथ रिएक्शन करी और प्रोडक्ट बना दिया, लेट सपोज सी। इसी कंजर्वेशन ऑफ मैटर को मैं बता रही हूं आपको, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, अपनी आंखें नेत्र के चक्षु खोल लें और इनको देखें, ओके। तो मान लो सपोज करो ए एटम ने बी एटम के साथ रिएक्शन करा, आपस में रिएक्शन करा, कोई सी मॉलिक्यूल बना दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया। आपको पता है जब जो चीज आपस में रिएक्ट करती है, मान लो ये ए है, ये बी है, दिख रहा है ना सबको, ये ए है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये ए बी आपस में रिएक्शन करेंगे, गुल्लू गुल्लू करेंगे और ये क्या बना देंगे, कोई कंपाउंड सी, कोई नया कंपाउंड बना दिया सी। तो जो जिसने गुल्लू गुल्लू करा उसको हम क्या बोलते हैं, जिसने आपस में रिएक्शंस करी हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट्स। हमारे गुल्लू गुल्लू करने वाले को क्या बोलेंगे, गुड, रिएक्टेंट्स।
और जो आपस में रिएक्शन करने के बाद जो चीज बनेगी दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। सभी बच्चों को पता है ये चीज, तो मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं फिर तो, है ना। तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है कि जितना वेट ए का है ना, लेट सपोज ए का 10 ग्राम वेट है और जितना वेट बी का है, लेट सपोज 20 ग्राम वेट है, तो इन दोनों का जो वेट है ना वो प्रोडक्ट के वेट के इक्वल होना चाहिए। दोबारा सुनो, जो हमारा वेट ऑफ रिएक्टेंट्स है, हमारा मास बोल लो, मास ऑफ जो रिएक्टेंट है ना बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू होना, इक्वल होना चाहिए हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि मैटर कंजर्व रहा कैसे, कि भाई जितना मास हमारा रिएक्टेंट का था, बताओ रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, कितना मास है इन दोनों का, मैम 20 + 10, या बोल दो 10 + 20 30 है। तो मतलब आपके प्रोडक्ट का मास भी कितना रहना चाहिए, 30। ठीक है, तो यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि जो मास रिएक्टेंट स्पीशीज, स्पीशी क्या होती है, स्पीशी क्या होती है, अब नई चीज आ गई स्पीशीज, आपने बायोलॉजी में अभी पढ़ रहे होगे या फिर क्या पता पढ़ भी लिया होगा। स्पीशीज मतलब होता है कोई भी जैसे हम हैं ह्यूमंस, हम क्या है, होमोसेपियंस की स्पीशीज हैं। तो होमोसेपियंस क्या हो गया, स्पीशी का नाम हो गया। ठीक है, तो ये होता है स्पीशी। तो ये जो ए कंपाउंड है, फिर ए कंपाउंड है या एटम बोलो, कुछ भी बोलो, कि ए ने बी के साथ रिएक्शन करी, मतलब ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। जो हमारे इन दोनों का टोटल मास है ना, और ये जो सी है, इन दोनों का टोटल मास और इस पूरे सी का मास बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मैटर या कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। ओके बच्चों, तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई रिएक्टेंट का मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के। तो इसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट सॉरी, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, बहुत सारे भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ए और बी ने रिएक्ट करा, क्या सिर्फ दो ही कर सकते हैं, बच्चा बहुत सारे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे D + E + F। जरूरी नहीं है कि, और ये भी जरूरी नहीं है कि 3 ने रिएक्ट करा तो 3 बनेगा, 2 भी बन सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर करेंगे कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। और किसने दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बताना जरा, कभी भूल तो नहीं गए। देखो अपने नोट्स में, अच्छा नोट्स में नहीं देखेंगे सभी, अपने सोचो क्या बोला था। हाँ सही सोच रहे हो, हाँ, एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर ने दिए थे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और एक स्टेटमेंट और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर, मेरे साथ लिखेंगे सभी बच्चे, और लिखना है, ऐसे नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम बाद में नोट्स बना लेंगे, नहीं अभी लिखोगे, प्रॉमिस में अभी लिखोगे। ठीक है, तो मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो ना रिकॉर्डेड देख रहे हैं और कभी भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे, नो, गंदी बात। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ना कभी क्रिएट करा जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय करा जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन अ केमिकल रिएक्शन। ये सभी बच्चे अपने पॉइंट्स डालेंगे और इस पे ना बच्चों क्वेश्चन आता है आपका, एक यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक है, थोड़ा मैथ्स वाला न्यूमेरिकल। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसको अच्छा, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे एक न्यूमेरिकल आएगा आपका, इसी पार्ट से, इसी टॉपिक से, इस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर से एक
न्यूमेरिकल आएगा। पहले इस पॉइंट को समझो। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को आई एम वेरी श्योर कि आपको क्लियर है। सेकंड देखो, मैटर ना तो कभी क्रिएट करा जा सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन पे। तो इसका मतलब क्या मैम ये है कि कार्बन को ना तो कोई बना सकता है और ऑक्सीजन को भी कोई नहीं बना सकता और कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं बना सकता कोई भी। मैं बोलूंगी नहीं बच्चे, आप बोलोगे मैम यही तो लिखा है आपने कि मैटर ना कभी बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ना तो कभी ये बना सकते हैं और ना इस बेचारे को कभी उड़ा सकते हैं गोली से डिच के आओ, यही बोला है मैम आपने। तो मैं बोलूंगी नो, ये नहीं बोला मैंने। इस लाइन का मतलब ये नहीं है। इस लाइन का मतलब है कि जो मास कार्बन का, एटॉमिक मास नहीं बोल रही हूं, आगे बताऊंगी चलो, जो मास मान लो मैंने 10 ग्राम कार्बन लिया और मान लो मैंने 20 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो आई हैडंट सेड कि ये मैटर, मैंने इस मैटर में इस लाइन का मतलब है कि जो मास है ना मैटर का, जितना रिएक्टेंट की साइड है ना उतना ही प्रोडक्ट की साइड रहेगा। इन दो रिएक्टेंट्स के मास का सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के मास का सम। तो बस ये पॉइंट आपको यही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसी पॉइंट का ना बोल दो, जैसे बोलते हैं ना प्रोवर्जन, ये वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मतलब छोटे बच्चों को समझाने के लिए, बट अब लोग 9th क्लास में हो गए, तो ये आपका प्रोवर्जन है ये वाली लाइन, कि ना तो मैटर को क्रिएट करा जा सकता है ना कोई डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन में। मतलब मैटर बैलेंस रहता है कि जितना रिएक्ट करेगा ना, अब जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, बीकर में मान लो आपने कार्बन ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब आप इस रिएक्शन को देखने आओगे ना, तो इस रिएक्शन के अंदर सारी गैस भरी हुई मिलेगी, मान लो इस ढक्कन से बंद कर रखा है आपने। अब इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन थोड़ी ना बची है। जब ये कार्बन ऑक्सीजन ने तो आपस में रिएक्शन कर ली, 1 घंटे बाद देखने आए तो इसके अंदर तो सारा गैस है। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे टोटल 10 + 20 था, 10 ग्राम कार्बन का और 20 ग्राम ऑक्सीजन का। ये 10 और 20 ने आपस में गुत्थुम गुत्था गुल्लू गुल्लू करके रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना दिया CO2, और जिसका मास 100% 30 ग्राम है। ये बोलता है केमिकल रिएक्शन कि इस मैटर, ये जो मैटर है ये क्रिएट तो कराया आपने लेकिन कंजर्व है। ये कार्बन और ऑक्सीजन, इस कार्बन और CO, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का मास था इस CO2 के अंदर कंजर्व है, इसके अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि जितना आपने लिया था उतना ही आपका प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो RHS में 30 तो नेट कितना हो गया 0। देखो करके देख लो। लेट सपोज RHS माइनस LHS करो तो क्या आ जाएगा, 20 + 10 30, और ये वाला 30 - 30 = 0। तो इस 0 का मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्व हो गया, ना कुछ प्लस हुआ ना कुछ माइनस हुआ, चीजें कंजर्व रही। तो यही पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज कंजर्व्ड। फिर इसके बाद ना, ओ माय गॉड, इसको लिख लेंगे इस पॉइंट को, इट इज कंजर्व्ड। इसके बाद ही लिख लेना बच्चों, दैट मीन्स, इसके बाद लिखना दैट मीन्स, इसका मतलब है इट इज कंजर्व्ड। कौन कंजर्व्ड है, मैटर कंजर्व ही तो है। देख लो ये भी, इसके टोटल का मास था 30 और जो बनी है नई चीज बन गई उसके भी 30 है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये कंजर्वेशन ही बता क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद सोडियम न्यूमेरिकल सोडियम बोले तो Na अच्छे से सोडियम कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ, लिखो क्लोरीन गैस के साथ, सभी बच्चे लिखेंगे Cl2 के साथ, नो चीटिंग, और वो बना देता है NaCl। NaCl क्या होता है बताना जरा, देखते हैं किन किन बच्चों को पता है NaCl क्या होता है। सोचो, हाँ सही सोच रहे हो आप, वेरी गुड। NaCl क्या है मैम, सॉल्ट है, वेरी गुड बच्चों। हम घरों में नमक यूज करते हैं ना, वही है NaCl। ये कह रहा है कि जो सोडियम है वो कंबाइन कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, NaCl बना रहा है, जैसे कि एज शोन बिलो, मतलब जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है। तो क्वेश्चन में निकालना है आपको NaCl का मास। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपके कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, बिल्कुल डिट्टो जैसा आपने अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा है वैसे ही करना है। तो आई वॉन्ट, अब देखो क्या दिया हुआ है, सोडियम का मास दिया हुआ है 46.0 ग्राम और क्लोरीन का मास दिया हुआ है 70.9 ग्राम। तो आपको NaCl का मास निकालना है कि भाई Na ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा, NaCl बना दिया, तो हमें बताओ ये NaCl का मास बताना है आप लोगों को कि कितना मास आपका बनेगा NaCl का। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कौन कौन कैलकुलेट करता है। जिन्होंने कैलकुलेट कर दिया उनके लिए थम्स अप, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो बच्चे मतलब जिनके छोटा मोटा मिस्टेक हो गया वो चलेगा।
तो करो, वीडियो पॉज करो एंड देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो अब हम करते हैं, ठीक है। मैम ने बताया था हमें कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये बात दीदी ने, मैम ने हमें अभी बिल्कुल चिन्नी सी देर पहले बताई थी कि जो रिएक्टेंट का, इसमें रिएक्टेंट कौन है बोलो, चलो बच्चा मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन है, बोलो। वेरी गुड, सोडियम एंड क्लोरीन। और बच्चे प्रोडक्ट NaCl, शाबाश। तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है उसको देखो कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 46.0 प्लस एक और है ना, गुड, 70.09 और इज इक्वल्स टू में मास ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालना है, ये NaCl हमें निकालना है। लेट सपोज इसको x लेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करके बताओ मुझे सारे बच्चे। व्हाट विल बी द x की वैल्यू, सोचो 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 सोचो, वेरी वेरी नाइस। x का वैल्यू आ जाएगा 11 पॉइंट बोलो 6, ये आ जाएगा आपका, सॉरी 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 बाय मिस्टेक 116.0, ये आ जाएगा आप लोगों का। गलत लिख दिया मैम ने, हा, बोलो बोलो कहाँ मिस्टेक है। वेरी गुड, मैं देख रही थी कौन बच्चा पकड़ेगा इस मिस्टेक को। 116.9, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 116.9 निकाला है, थम्स अप, वेरी गुड, आप लोगों ने सही करा है। अनदर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 10 ग्राम A है, उसने रिएक्शन करी है 20 ग्राम B के साथ और उसने बना दिया C+D। आपको D का मास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ C। तो रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, सोचो 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 सोचो, वेरी गुड मैम, A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कौन कौन है बच्चों, C एंड D, वेरी गुड। तो 10 ग्राम A ने 20 ग्राम B के साथ रिएक्ट करा और हमारा COD बना दिया। तो अभी सभी बच्चों को टिप्स पे हो गया ये चीज कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओके मैम, समझ गए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अब हमें C का मास निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जो कि क्या कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब A का मास प्लस B का मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ, वेरी गुड, C प्लस D। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो A का मास, B का मास, वेरी गुड, 10 + 20, यूनिट्स लिखनी है पक्का, ग्राम, वेरी गुड, इतना ग्राम है, जो कि किसके इक्वल है, C का मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कर लेती हूँ इसको x, C को बच्चे मैंने x लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया x + 5 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। मैंने आपको A और B का एग्जाम्पल दिया है, आपको कुछ भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके कोई रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो मतलब मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, बहुत सिंपल है। रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास कर दो, कैलकुलेट कर दो। अब मुझे बताओ बच्चों कि x का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से फटाक से बताएंगे बच्चे, सभी बच्चे। वेरी गुड, कितना आएगा, 25 ग्राम। जिनको नहीं पता हम उनके लिए बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना, सभी एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, तो सबके लिए करना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 10 + 20 30 इज इक्वल टू x + 5, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 30 - 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 30 में से 5 गए 25, तो आ जाएगा 25 ग्राम। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे देखेंगे, पढ़ो। 5.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बच्चे, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, नाम याद रखेंगे CaCO3, आपको फ्यूचर में काम होगा। अभी याद नहीं हो रहा है, मैं फ्यूचर में आपको याद करा दूंगी टिप्स पे, दैट्स माय प्रॉमिस। देखो 5.2 ग्राम CaCO3 है, जो कि हीट करते हैं इसको। क्या बोला है कि 5.2 ग्राम CaCO3 को जब हीट करा गया तो उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, 1.99 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक रेजिड्यू क्या होता है, जो बच जाता है रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। जैसे हम लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी को जलाने के बाद ना उसकी, जब आप लकड़ी को जला देते हो तो जलाने के बाद उसके नीचे ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा ऐश जिसे बोलते हैं, राख जिसे हिंदी में बोला जाता है, वो राख थोड़ा सा गंदा सा होता है ब्लैक कलर का, वो बच जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई हमने लकड़ी को जलाया तो उसके बाद जो राख बच जाती है उसे बोलते हैं रेजिड्यू। तो वही हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ये रेजिड्यू बच गया CaO, ठीक है, ये CaO का रेजिड्यू बच गया और इसका वेट कितना दिया हुआ है, 3.2 ग्राम। तो आपसे कह रहा है कि क्या ये रिएक्शन जो हो रही है इसको प्रूव करो कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसको प्रूव करो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रही है। तो क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, सोल्यूशन देखते हैं इसका कि 5.2 ग्राम CaCO3 मतलब CaCO3 है, ये कितना है 5.2 ग्राम, ये 5.2 ग्राम है, इसको हीट कर दिया, इसको क्या कहते हैं, हीट। देखो बच्चों, हीट का जो सिंबल होता है या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो हीट, या हीट शो करने के लिए ना हम ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, आप आगे फर्दर पढ़ोगे। जो केमिस्ट्री के अंदर जो बच्चों रिएक्शन होती है उसमें हीट का सिंबल क्या होता है, ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल से शो करते हैं। क्योंकि अभी आप छोटे हो, थोड़े दिनों बाद लैब में जाओगे तो आपको ना ऐसा एक ट्राइपॉड लाइक ट्राइंगुलर सा दिखेगा और इसके ऐसे स्टैंड लगा होगा, उसके अंदर एक गैस का पाइप होता है, उसको इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं तो वो हमें लाइट दे, मतलब थोड़ा सा फायर देता है। तो इसलिए इसका सिंबल, हीट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ट्राइंगल। ये हमारा, मैंने जस्ट आपको एक मतलब बता दिया जस्ट फॉर योर नॉलेज कि क्यों ट्राइंगल दिया गया। तो CaCO3 5.2 ग्राम में इसको हीट कर दिया बच्चों और क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कितना CO2, वेरी गुड 1.99 ग्राम CO2 एंड रेजिड्यू ऑफ CaO। ये जो CaO है ये बच गया, मतलब ये बच गया रिएक्शन में। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, गैस तो उड़ जाती है ना, गैस को तो फूंक मारेंगे तो भी वो बहुत दूर तक चली जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करा, CO2 बन गया और CaO बन गया और ये कितना बना है, 3.2 ग्राम। तो ये रिएक्शन है। ये कह रहे हैं कि बताओ क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो कर रही है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऐसे प्रूव कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है तो ये रिएक्शन शो कर रही है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अदरवाइज ये नहीं कर रही। तो आप क्या करो, इसको देखो, सभी बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट करके देखेगा इसको, क्या ये प्रूव हो रहा है ऐसे। ये वाले बच्चे देखो, 3 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में। कर लिया, ओके। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 5.2, और जब इन दोनों को ऐड करा कि 1.99 को जब हमने ऐड कर दिया 3.2 से, तो LHS RHS के इक्वल आना चाहिए, तभी ये लो प्रूव होगा। तो 5.2 किसके इक्वल आ जाएगा, या आ जाएगा 5.19, हाँ 5.19 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा 5.19 ग्राम के इक्वल आ चुका है, ठीक है। ग्राम लिखना जरूर मत भूल जाना। तो अब बोलोगे मैम आपने तो बोला था मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 5.2 है, 5.19 है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा। मैं कहूंगी नहीं बच्चे, ये फॉलो हो रहा है। क्यों, देखो इस 5.2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5.20, और ये जो 5.19 है ये तो 19 है। अब देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कितना ही अंतर है,
जब आप माइनस करोगे 5.20 को 5.19 से, जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कितना अंतर आ रहा है, तो सॉल्व करके देखो कितना आएगा। आप देखोगे कि बिल्कुल छोटी सी यूनिट आ रही है, कितनी, 0.01 की। तो ये तो बहुत छोटी सी चिन्नी मिन्नी सी चीज है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अप्रोक्सीमेट इक्वल इक्वल हो जाता है ना, तब भी ये क्या करेगा, होल्ड करेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि ये है, इसको प्रूव करना है, बस आपको क्वेश्चन में बोला है इसको प्रूव कर दो, शो दैट इट इज इलिस्ट्रेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इस क्वेश्चन को प्रूव कर दो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो देखो बच्चों, जब डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है तो आप इसको मान सकते हो। देखो 0.01 ग्राम का डिफरेंस है, इट इज सो स्मॉल सी यूनिट, बहुत स्मॉल सी चीज है ये। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इट इज होल्डिंग दैट। अब क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि यार मतलब क्यों 0.01 ग्राम का अंतर आ गया, तो ये क्यों आया है स्मॉल सा डिफरेंस, ये एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है। मतलब इसको रब कर दूं, ओके। ये एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है कि जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को, जब हम लैब्स में हो रही होंगी रिएक्शन, मान लो ये आपका सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट कर दिया, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी गंदी सी है, इसको आपने हीट कर दिया और क्या हो गया, इससे निकल गई गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये CaOO नीचे बैठ गया, ये CaO नीचे जम गया और कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल गई रिएक्शन के टाइम पे। तो देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट में कुछ छोटा मोटा, अब यू थोड़ी ना एग्जैक्टली 5.20 लिया होगा, एग्जैक्टली ये बना होगा, एग्जैक्टली कुछ छोटे मोटे एरर रिएक्शन में आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पे 5.2 ग्राम है, यहाँ पे 5.19 आ रहा है, क्यों ये 0.01 ग्राम क्यों कम आ रहा है, तो आप क्यों क्या बोलोगे कि मैम ये ना एक्सपेरिमेंटल एरर है, इतना छोटा मोटा चल जाता है। अगर आपका ऐसे हो, आंसर आ रहा है आपका 4 ग्राम और होना चाहिए 5.2 ग्राम, तो ये होल्ड नहीं कर रहा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, पॉइंट्स का डिफरेंस चल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, इतना नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।